हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने एक ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें से मैं क्वेश्चनों को मतलब एक जो बहुत फेमस बुक है एस के झां सर की बुक है और उसकी मतलब साइंस की बुक है। उससे क्वेश्चनों को लेकर और आप लोगों के लिए मतलब क्वेश्चनों को रिवीजन करवाने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इस सीरीज में जो क्वेश्चनों की संख्या को तो थोड़ा सा कम ही टाइप हो पा रही है। तो देखिए, क्योंकि मुझको कुछ दोस्तों ने बताया है कि मतलब जो पीछे पीछे वाली जो 2 वीडियो डाली गई है उनमें जो क्वेश्चनों का जो विजिबिलिटी है, मतलब क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसको पीपीटी के रूप में बनाया है। अब इसमें देखिए, अब आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना आप लोग बताइएगा कि मतलब इसमें से कोई कमी तो नहीं है। तो यह है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें इसमें आप लोग अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो और वीडियो को क्या करिए कि लाइक करके अपने 2-4 दोस्तों को भेज दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बस रिवीजन के तौर पर है। तो आगे देखते हैं। पहला सवाल है कि किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करेगी। तो मतलब दूरी पर जाएगी तो किस कोण पर हम लोग फेंकेंगे किसी वस्तु को, हम लोग किस कोण पर फेंकेंगे कि वह वस्तु सबसे मतलब सर्वाधिक दूरी पर जाएगी। तो यह एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल होता है। एक फार्मूला होता है, रेंज का फार्मूला होता है और एक फार्मूला होता है HRT, हम लोग इसको बोलते हैं HR और T। ये तीनों फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G और R का लिखेंगे U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G और T का लिखेंगे 2U साइन थीटा बाई G। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि चिमटा चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। अगला सवाल है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। तो चिमटा को आप लोग बताइएगा चिमटा कैसे बनता है। तो चिमटा इस तरीके से होता है और हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार ऐसे यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह से बनाते हैं। तो ये चीज़ ऐसे होती है, ये बीच में ऐसे ना होकर के ऐसे ऐसे होती है, चिमटा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो उत्तोलक होता है उत्तोलक से संबंधित देख लेते हैं। उत्तोलक में जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो ये एक होता है आलम्ब और आलम्ब आलम्ब एक होता है भार, एक होता है आयास। यही तीनों चीज़ें होती हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है उत्तोलक। तो उत्तोलक से संबंधित हम लोग को पता करना है कि कौन सा उत्तोलक किस में पाया जाता है। तो आलम्ब, भार और आयास, इसको हम लोग पहचानेंगे। तो जिसमें आलम्ब बीच में होगा प्रथम, जिसमें भार बीच में होगा वह द्वितीय और जिसमें आयास बीच में होगा वो मतलब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। और देखेंगे इसमें देखिए उसको पहचानने के लिए 2 अक्षर है। तो यहाँ पे भार में 2 अक्षर है तो दूसरा, और इसमें आयास में 3 अक्षर है तो तीसरा। आलम्ब को छोड़ दीजिए, इन्हीं दोनों को याद कर लीजिए। इन दोनों को याद करने से आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आलम्ब को छोड़ कर रखेंगे तो देखेंगे कि भार बीच में है और आयास बीच में है। तो भार बीच में है तो 2 अक्षर है तो दूसरा उत्तोलक, और 3 अक्षर है तो तीसरा उत्तोलक, और जब 4 अक्षर रहेगा तो चौथा उत्तोलक। देखिए आलम्ब किसको बोलते हैं, जैसे ऐसे एक आप लोग झूला झूले होंगे इस तरह से ऊपर नीचे करने वाला जो झूला होता है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को जो मिड पॉइंट होता था इसको हम लोग बोलते थे आलम्ब। यानी जो भी बीच में होता था उसको हम लोग बोलते थे। इधर से हम लोग कोई भार डालता था और इधर से कोई चीज़ उठ रही है तो इसको आयास बोलते हैं। मतलब कोई आप इधर से प्रयास कर रहे हैं और आयास कर रहे हैं, इधर से कोई चीज़ उठ रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मोदी जी की गर्लफ्रेंड बैठी है। मोदी जी की गर्लफ्रेंड ले लीजिए, मोदी जी की कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मान लीजिए यहाँ पे बैठी है और इधर से मोदी जी दबाव डाल रहे हैं, पूरा प्रेशर लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे मोदी जी जब प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे मोदी जी की कोई गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड है और यह बैठी हुई है, तो यह इधर से ऊपर जा रही, तो मोदी जी ने आयास डाला और इधर से इसका भार है, तो जब यह आलम बीच में रहेगा तो ये उठ जाएगी। तो जब आलम बीच में रहेगा तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यानी शीशा जो झूला होता था, शीशा झूला जो होता है, शीशा झूला जो होता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आता है। चिमटा देखिए, चिमटा में हम लोग आयास तो बीच में होता है, आयास आयास हम लोग कोई भी चीज़ इस तरह से हाथ से दबाते हैं तो दोनों तरफ से इस तरह से दबाते हैं, और यहाँ पे भार होता है। कोई भी चीज़ जो रखी जाती है बीच में रखते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भार है, यहाँ पे भार होता है। और यहाँ पे जो जहाँ से मूर्ति है इसको हम लोग आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं। आलम्ब किनारे पर होता है, भार भी किनारे पर होता है, और आयास बीच में होता है। तो आयास बीच में होता है तो यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इसको समझ लीजिएगा और आगे मारकर बढ़ सकते हैं। मशीन की दक्षता होती है हमेशा, मशीन की दक्षता जो होती है हमेशा 100% से कम ही होती है, 100% से कम होती है। यह उत्तोलक के नियम से संबंधित है। आगे देखेंगे कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम दिया है, उत्प्लावन का नियम दिया है। उत्प्लावन का नियम ये होता है कि यदि कोई वस्तु जैसे डूब रही है तो वह अपने किसी भी मतलब जैसे पानी वाली जगह पर डूब रही है तो वह अपने जो भार के बराबर ही पानी को विस्थापित करती है, जो उसका जो आयतन होता है उतना विस्थापन करती है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं यांत्रिक लाभ का फार्मूला क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला आप लोग बताएंगे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है, भार से संबंधित होता है, और यहाँ पे खाली स्थान में छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा। भार बटे क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे, इसके बाद एक चीज़ और होती है भार, और एक चीज़ और होता है। आगे देखिएगा कि ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन चीज़ आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ से उत्तोलक चैप्टर से देखेंगे। अभी बताएं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब जो होगा, आलम्ब मतलब कि जो चीज़ ऐसे होती है इस तरह से नुकीली मान लीजिए बना, तो जहाँ पे नुकीला मुड़ रहा है, जहाँ से कोई चीज़ मुड़ती है उसको हम लोग आलम्ब बोलते हैं। तो आलम्ब जब बीच में रहेगा तो उसको हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है तराजू। क्या आता है? तराजू, पिलास और कैंची जैसी जो वस्तुएं होती हैं या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आती हैं। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के संबंधित देखेंगे। तो जड़त्व क्या होता है, इसको आप लोग समझिए और इसको देखिए। जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व से संबंधित जो नियम है, जड़त्व का यह मानना है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और वह यदि कोई वस्तु गतिमान में है तो वह गति में, अगर कोई वस्तु गतिमान में है, कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी। यही जड़त्व का नियम है। और जड़त्व के नियम से बहुत चीज़ें, मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगर रेल चल रही है और उस पर एक सिक्का को उछाला जाता है। अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है तो उस पर सिक्का को उछालते हैं हम लोग, तो सिक्का पीछे गिरता है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि मतलब अगर हम लोग कोई रेलगाड़ी में बैठे हैं, मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है और यहाँ पे से चल रही है, इधर को चल रही है, और हमने सिक्का यहाँ पे उछाला और सिक्का जब चलने के बाद यहाँ पे गिर गया, पीछे गिर गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रेलगाड़ी क्या है। तब रेलगाड़ी जो होगी एक त्वरित गति से मतलब एक त्वरण के गति से, एक सेकंड, एक त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। त्वरित गति से आगे बढ़ रही है यानी एक्सेलरेटर। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब समझ कर सवाल को कर सकते हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी आगे चल रही है और सिक्का को उछाला जाता है तो सिक्का पीछे गिर जाता है। जब मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पे हम फिर से बना रहे हैं, यहाँ पे लिए एक रेलगाड़ी, यहाँ पे रेलगाड़ी लिए और यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, यहाँ पे सिक्का उछाला और वो सिक्का यहाँ पे गिर गया। मतलब एक पॉइंट पे उछाला, यहाँ पे उछाला तो ए वाली पॉइंट पे, लेकिन वो गिर गया। उछाला गया ए पॉइंट पे लेकिन गिर गया ए डैश पे। तो यहाँ पे क्या हो गया
कि ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तभी यह गिरेगा। मतलब अगर ट्रेन में हम लोग एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेटर बोलते हैं लोग, अगर एक्सेलरेशन जोड़ दिया जाए तो एक्सेलरेशन अगर जोड़ दिए मतलब जुड़ जाता है। जब देखिए इससे हम लोग आप लोग दो पहिए वाहन पर बैठकर कभी भी एक गेंद लीजिएगा और उसको एक हाथ से जैसे उछालिएगा और तो अपने साथी को बोलिएगा कि एक्सेलरेटर एक बारगी ले ले। एक बारगी एक्सेलरेटर लेगा तो वह गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और आपकी गेंद पीछे रह जाएगी। तो आप लोग इससे इस तरह से सोचकर इन सवालों को कर सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल है कि रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो रॉकेट का सिद्धांत बताइएगा आप लोग न्यूटन के थर्ड नियम और समवेग समवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। सीधा मारकर चल देना है। रॉकेट में कौन सा इंजन प्रयोग होता है। रॉकेट में कौन से इंजन प्रयोग होते हैं। आप लोग बताइएगा कि रॉकेट में कौन से इंजन प्रयोग होते हैं। तो रॉकेट में जो इंजन प्रयोग होता है उस इंजन का नाम क्या होता है। कौन सा इंजन, इंजन में कौन सी पद्धति होती है उसको बताना है कि किस पद्धति से वो इंजन चलता है। आगे देखिएगा कि गति का पहला नियम क्या है। गति का पहला नियम आप लोग को बताना है। गति का पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहनी चाहेगी और अगर वह गति में है तो वह गति में ही रहनी चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ आप लोग इसको किसी भी सवालों को नोट मत कीजिएगा, नोट डाउन मत कीजिएगा, इसका कोई नोट्स मत बनाइएगा। अगर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि ये गलत करेंगे आप लोग, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपकी टाइम ख़राब होगा और यह मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम ख़राब हो, क्योंकि समय बहुत कम होता है। अब 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है, डबल स्पीड पर करके देख लीजिए, सिंगल स्पीड पर करके देख लीजिए, लेकिन इन सब वीडियो को देख लिया कीजिए। ये सब सवाल डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा कि घर्षणहीन सतह पर अगर बल लगाते हैं तो वह बल कितना लगता है। तो वह बल लगता है 0। देखिए घर्षणहीन सतह का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई घर्षणहीन सतह, मान लीजिए कि यह एक एरिया लिए और यह घर्षणहीन का मतलब कि यह बर्फ़ की सिल्ली मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग, बर्फ़ की सिल्ली है, यह बर्फ़ की सिल्ली है और यह घर्षणहीन होता है, इस पर कोई घर्षण काम नहीं करता, इस पर आप फिसलते रहते हैं। तो इस पर आप बल भी लगाएंगे ना तो कोई काम नहीं करेगा, यानी बल जो होगा, बल का मान जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जी का मान बताना है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जी के मान को आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सच में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जी के मान को आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर से। अगर आप लोग इस मान को नहीं बता रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई ढंग से नहीं करते हैं। आगे बताइएगा कि जी के मान को किसने खोजा था। जी के मूल मान को किसने खोजा था, इसको बताना है कि जी के मूल मान को कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश बोला जाता है, ये बोलते हैं लोग। कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। याद रखिएगा कि न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की थी। गणित की किस शाखा में इन्होंने अपना नियम मतलब किताबें लिखी हैं, तो गणित की शाखा थी वह गणना। इसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। गणना की मतलब गणना शाखा, गणित में गणना शाखा में इन्होंने बहुत योगदान दिया था। आगे देखिएगा कि गति का दूसरा नियम क्या है। गति का दूसरा नियम क्या बताता है। तो यह समवेग के बारे में बताता है। समवेग और एक सेकेंड दोस्तों। गति के दूसरे नियम से हमें बल का फार्मूला प्राप्त होता है। बल का फार्मूला प्राप्त होता है। याद रखिएगा। यह पूछता है कि गति के दूसरे नियम से बल के लिए कौन सी चीज़ प्राप्त होती है। तो बल का फार्मूला है बराबर एम ए प्राप्त होता है, जहाँ पर एम जो होता है द्रव्यमान होता है और ए जो होता है त्वरण होता है। याद रखिएगा। और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्प्लावन बल का नियम किसने दिया था। तो उत्प्लावन बल का नियम किसने दिया था, इसको बताना है। मैं पीछे बताया हूँ आप लोग को। उत्प्लावन बल का नियम जो दिया था आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने उत्प्लावन बल का नियम दिया।
आगे देखते हैं, बंदूक झटका मारती है। बंदूक जब झटका मारती है तो यह उदाहरण है किसका? उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण रहना चाहिए, उदाहरण रहना चाहिए, अड़ होता है। और किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। बंदूक का झटका मारना, नाव का पीछे जाना, फलों का गिरना। ये फलों का गिरना तीसरा नहीं है, फलों का गिरना बताइए आप लोग कौन सा नियम है? फलों का गिरना किस नियम से संबंधित है? जैसे आप कोई फल है, अगर आप लोग इस तरह से कोई फल, मान लीजिए कोई पेड़ है, इस तरह से एक पेड़ है और इस पर कोई फल लगे हुए हैं, तो इन फलों को गिराया जाता है, मतलब डाल डाल को हिला हिला के। तो यह किस नियम से संबंधित है, इसको आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं कि बल का फार्मूला क्या है और किस नियम से के द्वारा प्राप्त होता है। तो मैं पीछे इसको डिस्कशन कर चुका हूँ, F बराबर ma होता है। और यह किस नियम से प्राप्त होता है? तो यह न्यूटन के सेकेंड नियम से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो यह हो जाएगा। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देते हैं। आगे देखते हैं, समापन रेखा के बाद भी धावक दौड़ता रहता है। जैसे कोई अगर दौड़ने वाला धावक है, रनर इसको हम लोग बोलते हैं, कोई रनिंग करने वाला आदमी है, कोई रनिंग करने वाला मैन, मतलब मैन या वुमैन कुछ भी बोल सकते हैं, मैन या वुमैन कुछ भी बोल सकते हैं, या कोई आदमी है अगर रनिंग कर रहा है तो वह समापन रेखा, मतलब मान लीजिए किस तरह से है, इस तरह से ग्राउंड है और यह ग्राउंड पर इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट, मतलब जितने यहाँ से स्टार्ट किया है और फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो लास्ट रेखा है। समाप्त होने के बाद भी इधर दौड़ता रहता है, थोड़ी दूर दौड़ता है फिर रुक जाता है। तो यह क्यों दौड़ता है? तो यह गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, याद रखिएगा, गति का जड़त्व होता है क्योंकि इधर से इसकी शरीर गति में है और यह अचानक रुक नहीं सकता है। आगे देखिएगा कि वह चाह कर भी नहीं रुक सकता है क्योंकि वह रुक ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। आगे देखते हैं, स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। स्थान बदलने पर कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती है? तो यह होता है द्रव्यमान। स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है द्रव्यमान, और स्थान बदलने पर बदल जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान बदल जाता है। और देखिए, पृथ्वी पर जी का मान जो होता है वह चंद्रमा पर चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर और यहाँ पर पृथ्वी पर ले लेते हैं, पृथ्वी पर ले लेते हैं, चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पर यह है 60 न्यूटन का बल है, तो मान लीजिए वजन है या जी है, जी का मान 60 है, तो एन मत लीजिए, 60 है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, इसी का 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10। याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम नहीं, यहाँ पे पहला समीकरण ले लीजिए, तो समीकरण से संबंधित आप लोग समझ सकते हैं। पहला समीकरण क्या है? तो v बराबर u प्लस a t, एक होता है फार्मूला, एक होता है s बराबर u t, एक सेकेंड, इसको u t प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे यह पहला होता है और ये दूसरा होता है और यह वाला तीसरा होता है। याद रखिएगा कि इन तीनों फार्मूले पर सवाल पूछते हैं और बार बार सवाल पूछते जाते हैं। आगे देखिएगा कि यदि साइकिल आगे की ओर चल रही है, यदि साइकिल कोई आगे की ओर चल रही है तो घर्षण बल क्या होगा, किधर कार्य करेगा? तो घर्षण बल जो पीछे की चक्के पर पीछे की तरफ कार्य करेगा। मतलब कोई साइकिल है, मान लीजिए कि यह साइकिल है और यह साइकिल इस तरह से गति करे तो घर्षण बल जो पीछे की तरफ कार्य करेगा, घर्षण बल इधर पीछे की तरफ कार्य करेगा अगर साइकिल आगे की तरफ जा रही है तो, क्योंकि घर्षण बल हमेशा उल्टा दिशा में कार्य करता है। आगे देखते हैं कि यदि किसी गेंद को दीवार से टकराती है, कोई गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है, तो यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का, थर्ड लॉ का उदाहरण है। क्योंकि कोई वस्तु अगर टकरा कर वापस आती है तो यह नियम है क्रिया प्रति
क्रिया का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देते हैं। कार के ब्रेकिंग सिस्टम, कार का ब्रेकिंग सिस्टम एक सेकेंड, कार का ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, कार का ब्रेकिंग सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ब्रेकिंग सिस्टम का सिद्धांत होता है पास्कल, पास्कल का सिद्धांत होता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पास्कल पर जो भी दाब पर आधारित जो चलने वाली जो भी मशीनें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीनें, हाइड्रोलिक मशीनें जो होती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें जो होती हैं वह कहीं ना कहीं पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। और कार में जो ब्रेक लगती है वो कौन सा नियम है? तो कार में ब्रेक लगना यह घर्षण का सकारात्मक उदाहरण है, घर्षण का घर्षण का सकारात्मक उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि अब यह पेपर मतलब सवाल ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग एक सेकेंड, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को एक अच्छा सा लाइक करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुराने लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, जो भी पुराने लोग हैं, जो भी मेरे दोस्त मित्र भाई बंधु हैं, वो लोग मेरे इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर भेजें, क्योंकि यह वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। उतनी मेहनत नहीं है जितना कि लोग बोलता है ना कि कैसे। एक मोटिवेशनल बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक आप लोग फिल्म बनी है मांझी द माउंटेन मैन के नाम से, उसमें बोलता है कि क्यों नहीं आप अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो बोलता है कि न्यूज़पेपर स्टार्ट करना कोई आसान बात है क्या? कोई आसान काम है क्या? कोई हलवा काम है क्या? तो वो बोलता है कि पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा कठिन है क्या? तो यह सब बनाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब ढंग सीख जाऊंगा, अभी तो शुरुआत किया हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएंगे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सबसे पहले एक काम करिएगा, आप एक प्यारे दोस्त और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप लोग एक काम करिएगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी इसी तरह से रहेगी। थोड़ी सी वीडियो को अगर आप लोगों को धीमे लगे कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ या धीमे कोई भी चीज़ बता रहा हूँ और कोई भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने में, क्योंकि देखिए सभी लोग इस तरह से ऑप्शन लेकर आते हैं। यदि किसी साइकिल को आगे इस तरह से दुनिया भर का ऑप्शन लेकर आएंगे तो बहुत से टीचर हैं जो यूट्यूब पे हैं, तो वो लोग उसमें टाइम ख़राब होती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ऑप्शन को हटा दो, डायरेक्ट उत्तर बताओ और उसका कारण बताओ, कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है और ये सब क्यों होता है। तो ये ऐसे बताने पर मुझको लगता है कि थोड़ी टाइम तो लगेगी, लिखने पर टाइम लगती है, क्योंकि ऑप्शन अगर डायरेक्ट लिख दिया जाता तो ऑनलाइनर हो जाएगा और ऑनलाइनर पढ़ने में मज़ा नहीं आती है। मैं ऑप्शन आप लोग को सोचने के लिए मजबूर करूँगा। थोड़ा सा सोचिए और उनका ऑप्शन अपने मन में क्लिक कीजिए और फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे रिलेट कीजिए, क्या यह सवाल सही उत्तर बताए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ सवाल के उत्तर गलत नज़र आए, कि जैसे मुझको लग रहा है कि गलत है, तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोग सबसे पहला काम एक करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपने इस दोस्त का मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और आज के लिए इतना ही।